अगली क्लास जो थी उसमें हम लोगों ने वन डायमेंशनल एरे के बारे में सीखा था। आज हम लोग बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे की। ठीक है, इसके बारे में हम बोल सकते हैं इट इज collection of data items of same data type in the form of ठीक है, और हम बोल सकते हैं इट हैज टू सब्सक्रिप्ट्स। ठीक है, इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इट हैज टू सब्सक्रिप्ट। इसके बाद दो सब्सक्रिप्ट। अब किसी डेटा को अगर आप टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो इस तरीके से कुछ अरेंज करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रो। इसे क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है, मतलब आपको अगर किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है, वहां तक जाना है, ठीक है, इस टेबल में खोजना है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, रो नंबर और कॉलम नंबर। ठीक है, अगर हम बता दें कि ठीक है कि ऐसे चीजें डेटा अरेंज किया गया है, कोई डेटा आपको पाना है और मैं आपसे बता दूं कि वो जो है उसका रो नंबर जो है वो 2 है और कॉलम नंबर 3 है, तो मान लीजिए ठीक है, हम लोग कहते हैं तो ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ, ये थर्ड रो हुआ, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकेंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो मतलब ये, थर्ड कॉलम मतलब ये, तो आप तुरंत यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर डेटा जो है ठीक है टेबल के फॉर्म में अरेंज हैं और उनको आपको रिफर करना है, ठीक है, उनकी लोकेशन बताना है, तो आप क्या करेंगे? आपको रो नंबर बताना होगा और कॉलम नंबर बताना होगा। मतलब हमें क्या करना होगा? हमें 2 सब्सक्रिप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसमें से जो पहला सब्सक्रिप्ट होगा वो क्या बताएगा? वो रो इंडेक्स बताएगा, और जो दूसरा सब्सक्रिप्ट होगा वो कॉलम इंडेक्स बताएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन हम कैसे कर सकते हैं? देखिए हम लिखेंगे डेटा टाइप name of array, number of rows, और इसको मिटा देता हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब मैं कुछ इस तरीके से कहूंगा, मैं कहूंगा इंट ए, ठीक है, नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स मान लेते हैं 3, तो मैं इस तरीके से कुछ डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे ये इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3 कितना? 6। तो जब मैंने ये कहा, इतना लिखा, तो एक्चुअल में मैंने किया क्या? मैंने 6 वेरिएबल्स
इंटीजर डेटा टाइप के जो है वो डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, तो रो इंडेक्स कहां से शुरू होगा? 0 से, तो ये 0 1। कॉलम इंडेक्स कहां से शुरू होगा? 0 से 0 1। ठीक है, तो मैंने ये एक वेरिएबल बना दिया a0 0। याद रखिएगा पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है। ये बना दिया a1 0, ये बना दिया a0 1, ये बना दिया a1 1। मैं कुछ नहीं करता, पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, ये बन गया मेरा a0 2, ये बन गया मेरा e1। ठीक है, ऐसे ही मैं चाहता तो मैं कैरेक्टर एरे भी डिक्लेयर कर सकता था। कैर कोई नाम दे देता, मान लो C नाम दे देता हूं और कहता हूं इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये 6 वेरिएबल्स की, ठीक है, एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर हो गई। ठीक है, 6 कैरेक्टर वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर दिए जिनके नाम आप इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो जब आप ये लिखते हो उसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, और कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में सबसे पहले देख रहे हैं डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, कहीं मैं लिख रहा हूं इंट a। ठीक है, ये सीक्वेंस याद कीजिएगा। ठीक है, ये डेटा टाइप है, ये नेम ऑफ द एरे है, ये मैंने साइज लिख दिया, मान लीजिए 2, और यहां भी मैंने लिख दी 3। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे कर सकता था, ये एक तरीका। ठीक है, इंटीजर टाइप के 6 वेरिएबल्स यहां पे क्या किए गए हैं? डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, पहले मैंने इस तरीके से वैल्यू, तो ये वैल्यू किसको मिलेगी? ये वैल्यू मिलेगी a0 0 को, ये वैल्यू किसको मिलेगी? a0 1 को, ये किसको मिलेगी? ये मिलेगी a0 2 को, ये किसको मिलेगी? ये मिलेगी a1 0 को, ये किसको मिलेगी? ये मिलेगी a1 1 को, ये वैल्यू किसको मिलेगी? ये मिलेगी a1 2। ठीक है, मतलब अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से होगा। 2 रो हैं, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये 0 ये 1, ये 0 1, तो ये a0 0 हो जाएगा, a0 1 हो जाएगा, a0 2 हो जाएगा, a1 0 ये हो जाएगा, ये a1 1 हो जाएगा, ये a1 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आप अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग ले सकते हैं, जो भी वैल्यू हो वो पुट कर दें। ठीक है, अब देखिए यहां से इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, इसको 6 दिया। मैंने सीक्वेंस में दिया है, आप रैंडम भी दे सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा यही मुझे, ठीक है, इस समय याद आया तो लिख दिया। अब देखिए, अच्छा, अब अगर, ठीक है, मेमोरी मैप देखा जाए, इसे 1000 एड्रेस दिया जाए,
तो इंटीजर को 4 बाइट एलोकेट होती है, तो अगला जो होगा उसका एड्रेस कितना हो जाएगा 1004, इसका हो जाएगा 1008, इसका हो जाएगा 1012, इसका हो जाएगा 1016, इसका हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए जो मेमोरी एलोकेट की गई वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट की गई, मतलब ये इसके बाद फिर ये लगातार मेमोरी एलोकेशन हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, ठीक है, कि अगर हम देखें तो इस तरीके से लगातार मेमोरी एलोकेट हुई है। ठीक है, ये क्या है, ये A00 है, ये A01 है, ये A02 है, ये A10 है, ये A12 है और ये A1। ठीक है, इसको आपने जो है वो वैल्यू दी है 1, इसको 2 दी है, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, इसको 6। अगर इसको 1000 आपने एड्रेस दिया तो ये हो जाएगा 1004, 1008, 1012, 1016। ठीक है, तो ये एड्रेस हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इंटीजर को 4 बाइट्स मेमोरी जो है वो एलोकेट होती है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आती होगी। ठीक है, तो हम लोग ये डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, और अगर इसी तरीके से हम लोग देखें, ठीक है, तो हम इसी काम को ऐसे भी कर सकते थे। देखिए, ठीक है, अगर मैंने डिक्लेयर किया इंट ए, ठीक है, और मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब ये वैल्यू किसको इनिशियलाइज हो जाएगी? ठीक है, मैं बना देता हूं ऐसे, देखिए 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं। ये इंडेक्स 0, ये 1, ये 0, 1, 2। अब तो इतना आप समझ ही क्या होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये A00 है, ये A01 है, A02 है, A10 है, A11 है, A12। ठीक है, तो A00 को अब देखिए यहां पे कैसे होगा, यहां पे देखिए ऐसे सीक्वेंस में मेमोरी जो है, ठीक है, वो भी एलोकेट होगी और वैल्यूज भी। तो देखिए A00 को 1, फिर इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, मतलब ये A00 हो जाएगा, ये A01 हो जाएगा, ये A02 हो जाएगा, ये पहले एक रो हो जाएगी, फिर दूसरी रो हो जाएगी। इस तरीके से, ठीक है, जो वैल्यूज होंगी वो वेरिएबल को एलोकेट कर दी जाएंगे या असाइन कर दी जाएंगे। अब आप देखिए, अगर हम चाहते तो इसी को ऐसे भी लिख सकते थे। सेम बात होगी, हम चाहते इसको ऐसे भी लिख सकते थे। सेम बात होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई इस तरीके से लिखने की कोशिश करता, ठीक है, या कोई इस तरीके से लिखने की कोशिश करता, ठीक है,
तो ये दोनों चीजें वैलिड नहीं होती, इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं कोई इस तरीके से लिखने की कोशिश करता, तो ये भी नहीं सही है। ठीक है, सॉरी ये सही है। ठीक है, कोई इस तरीके से लिखने की कोशिश करता है इस तरीके से, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि आप कॉलम नंबर का, ठीक है, जो सबस्क्रिप्ट है उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो है, ठीक है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिए, ठीक है, हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे। मान लीजिए इंट a22, ये मैंने डिक्लेयर किया, मतलब इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, a01 हो जाएगा, a0, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले a00 लिख लेते हैं, फिर a01 लिख लेते हैं, a10 हो जाएगा और फिर a11 हो जाएगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है। सेमीकोलन लगा देंगे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी वैल्यूज असाइन कर सकते थे। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो देखिए क्या हुआ। ठीक है, ये a00 हो गया, ये a01 हो गया, ये a10 हो गया और ये a11 हो गया। ठीक है, इसको 7 वैल्यू मिल गई, इसको 3 मिल गई, इसको 2 मिल गया और इसे 1 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते थे। तो ये कंपाइल, चलिए हम लोगों ने कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन जो है, ठीक है, वो देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे रन टाइम। इनिशियलाइजेशन, तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन में, ठीक है, आप देखिए एक्चुअल में हमें करना क्या है। ठीक है, मैं एक एरे लूंगा जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे a00, ये हो जाएगा a01, ये हो जाएगा a10, ये हो जाएगा a1। ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसे इंटीजर, ये ऐसे एक एरे डिक्लेयर करूं, तो हमें क्या करना है, हमें इन एलिमेंट्स की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो यूजर से लेनी है। रन टाइम मतलब यही होता है कि, ठीक है, रन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब कि इनकी ये जो वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू सबसे पहले कौन थे, यूजर थे। ठीक है, या कीबोर्ड से ये वैल्यू लेनी है। ठीक है, रीड करनी। तो इसके लिए अगर हम सोचिए तो हम सीधे सीधे सोच सकते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, आई जे, इसकी वैल्यू लेनी है, जहां पे आई जो है वो 0 से 1 तक जा रहा है और जे जो है वो भी 0 से 1 तक जा रहा है। ठीक है, हमें यही काम तो करना है। तो मतलब हमें यूजर से इसी की वैल्यू बार बार लेनी है। बस करना क्या है कि आई और जे की वैल्यू को चेंज करना है। आई की वैल्यू 0 से 1 तक जाएगी, जे की वैल्यू भी 0 से 1 तक जाएगी। मतलब ऐसे सोचिए हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर, ठीक है, मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा सा केवल आपको समझा रहा हूं। ऐसे लिखें इंट a, ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूं, मैं 2 वेरिएबल्स आई और जे डिक्लेयर कर दूं। उसके बाद फिर मैं लूप चलाऊं फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन आर इक्वल टू 1, i प्लस प्लस। ठीक है, मतलब ये किसके लिए,
आई की वैल्यू 0 से, मतलब क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये हम रो के लिए कर रहे हैं। कितने रो हैं? 2। तो इस नाते हम लोगों ने क्या किया, आई की वैल्यू 0 इंडेक्स से शुरू की, ठीक है, और जितने इंडेक्स तक, ठीक है, हमको जाना है, जितने रो हैं, ठीक है, वहां तक के बात समझिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास, ठीक है, 3 रो होते तो ये कहां तक जाता? 2 तक। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने कहा कि फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन आर इक्वल टू 1, j प्लस प्लस, ठीक है। ये काम करने के बाद हमने फिर कहा printf \n इंटर एन इंटीजर, ठीक है। और यहां से मैंने कहा स्कैनफ %d कॉमा, और मैंने एड्रेस ऑफ AI, ठीक है, इस पे स्कैन कर दिया, इस फार को बंद कर दिया, इस फार को भी बंद कर दिया, ठीक है। तो पूरा कोड लिख नहीं रहा था, आगे अगर आप चाहते हो ऊपर तो मेन फंक्शन बना सकते थे, पूरा अगर करना था तो ऐसे मेन बनाते हैं, ठीक है, मेन पे यहां पर। अब देखिए होगा क्या, ठीक है। सबसे पहले यहां से देखिए, यहां से सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा S। फिर कंट्रोल कहां आएगा? यहां पे। फिर j की वैल्यू कितनी होगी? 0। फिर चेक होगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा हाँ, ठीक है। फिर क्या होगा? यहां पे ऐसे स्क्रीन डिस्प्ले होगी जहां पे लिखा जाएगा इंटर एन इंटीजर, इंटर एन इंटीजर, और यहां पे वैल्यू ले ली जाएगी। किसकी वैल्यू ली जाएगी? देखो i 0 है, j 0 है, तो a 0 0 की वैल्यू, ठीक है, यूजर से ली जाएगी। मान लो यूजर ने दिया 7, यहां आ गया 7। फिर देखो क्या होगा, फिर यहां से कंट्रोल यहां जाएगा, j की वैल्यू बढ़ के 1 होगी, चेक होगा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा S, ठीक है। तो क्या होगा फिर लिख के आएगा यहां से, देखो इंटर एन इंटीजर, ठीक है, इंटर एन इंटीजर। आप एक इंटीजर इंटर करेंगे, तो जैसे ही आपने इंटीजर इंटर किया, ठीक है, तुरंत क्या होगा? तुरंत ही मान लीजिए आपने 8 किया, यहां पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए, आगे क्या होगा? आगे फिर जो है वो j की वैल्यू कितनी होगी? 2। फिर चेक होगा 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा 2। कंट्रोल ये लूप से बाहर निकलेगा, यहां पे पहुंचेगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 1। फिर चेक होगा i इज लेस देन आर इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, मिलेगा S। फिर क्या होगा? ठीक है, फिर देखिए j की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी यहां से, और इस बार जो है, ठीक है, फिर लिखा जाएगा इंटर एन इंटीजर, ठीक है, एक इंटीजर इंटर कीजिए, और जैसे ही लिखा जाएगा इंटर एन इंटीजर, ठीक है, तुरंत ही क्या होगा? फिर इस बार वैल्यू किसकी मिलेगी? i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 0 है, a1 0 की, मान लीजिए इसने 9 दिया तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, और फिर जो है वो j की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी? 1। फिर कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पे क्या चेक हुआ था? ये भी मिलेगा ट्रू। अब वैल्यू फिर लिख के आएगा क्या? इंटर एन इंटीजर, आपने 10 दे दिया, ठीक है,
तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी बताइए, A11 की, क्योंकि J की वैल्यू 1 है और I की वैल्यू भी कितनी है 1 है, ठीक है। और फिर J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। जैसे ही 2 हो जाएगी फिर कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, नो। कंट्रोल ऊपर जाएगा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, नो। लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम कंट्रोल बाहर आ जाएगा और ये काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये किया जा सकता था। ये आपके समझ में आना चाहिए कि रन टाइम में कैसे इनिशियलाइज करें। अच्छा, अगर हमें रन टाइम में सारे एलिमेंट्स नहीं लेने होते, मान लो सिर्फ यही लेना होता, तो हम क्या करते, हम लिखते ये स्टेटमेंट, scanf %d एड्रेस ऑफ, ये लेना था A0, ठीक है, इतना लिख देते हैं। तो ये वाला सिर्फ रन टाइम में लेते हैं, बाकी हम चाहें तो कंपाइल टाइम में इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसा प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ये काम हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आती है। अब अगर हम लोगों को कोई 2D एरे प्रिंट करानी हो तो हम प्रिंट कैसे कराएंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। प्रिंटिंग 2D एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करना है, इसको एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए मैंने लिखा ठीक है, यहां मैंने वाइट में लिख दिया और मैंने सबसे पहले एक इंटीजर एरे ए डिक्लेयर भी कर रहे हैं और यहीं पे असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 रो है 2 कॉलम है और इसके बाद 2 वेरिएबल ले रहे हैं, int I और j, ठीक है। यहाँ पे CLR SCR क्लियर स्ट्रिंग का भी यूज कर देते हैं स्ट्रिंग को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं for I equal to 0, I is less than or equal to 1, I plus plus, और फिर for j equal to 0, j is less than or equal to 1, j plus plus। आपको पता है रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों 0 से शुरू होते हैं, इसमें 0 से लेके गए और इसको रो इंडेक्स तक लेके जाएंगे और इसको कॉलम इंडेक्स, ठीक है। जितना हम कॉलम इंडेक्स, जब मैं रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब जो लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ ए ऑफ आई, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे प्रिंटफ \n लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये फार बंद कर देते हैं, फिर गेट cs लगा देते हैं, ठीक है। CLR STR का यूज किस लिए करते हैं, स्ट्रिंग क्लियर करने के लिए, ठीक है। एक बार फिर मैंने वही बात सोची, मैंने कहा कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे मुझे ये एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, मतलब मुझे इस वेरिएबल
की वैल्यू प्रिंट करानी है, जहां पे आई जो है वो 0 से 1 जा रहा है और जे भी क्या है वो भी 0 से 1 जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो फिर कहा गया ठीक है। तो देखिए फिर वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। इतना काम तो आपके समझ में आता होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसे एक एरे हो जाएगी, ये 0 1 ये 0 1। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4। इसको a0 0 कहोगे, इसको a0 1 कहोगे, इसको a1 0 कहोगे, इसे a1 1 कहोगे। ठीक है, यहां से देखो एक बार फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शुरू में 0, कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा s। तो फिर j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि j की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, ये भी कंडीशन ट्रू। प्रिंट कर दोगे स्क्रीन पे, ऐसे स्क्रीन आएगी। ठीक है, इस स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर दोगे आप, 1, स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो है ठीक है जाएंगे, जे की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 1। फिर चेक होगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा s। ठीक है, अब फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू तो 0 है, j की वैल्यू 1 है, तो a0 1, यहां से क्या प्रिंट होगा a0 1। यहां पे क्या प्रिंट होता a0 0, वैल्यू कितनी है 2, यहां पे प्रिंट हो जाएगा। फिर j की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 2, फिर कंडीशन चेक होगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा नो, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, लूप के बाहर आ जाओगे, प्रिंटफ बैकस्लैश n, नई लाइन में चले जाओगे, यहां पहुंचोगे। ठीक है, फिर क्या कर किया जाएगा, i की वैल्यू अब बढ़ जाएगी, i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 1, और फिर देखो लूप में आओगे, j वाले वैल्यू j इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला कंडीशन यहीं पे चेक हो जाएगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, आप कहोगे s। फिर ये जब j की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन चेक होगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, आप कहोगे हाँ। तो आप कहोगे कि भाई ये प्रिंट कर दो, तो क्या प्रिंट कर दो, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 0, a1 0 प्रिंट कर दो, a1 0 3 है, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर j की वैल्यू बढ़ के कितनी हुई 1, फिर चेक होगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब क्या प्रिंट होगा a1 1, तो a1 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और जो स्पेस लगा है वो तो आगे प्रिंट होगा ही, वो आपको पता ही है। और फिर अब j की वैल्यू बढ़ के कितनी हुई, अब j की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, फिर चेक होगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा नो। ठीक है, फिर यहां पे जाओगे i की वैल्यू भी बढ़ के कितनी हो गई 2, फिर कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, आंसर मिलेगा नो। ठीक है, तो दोनों लूप जो है वो टर्मिनेट हो गए, पहले ये टर्मिनेट हुआ फिर बाद में ये भी हो गया। अब हम कंट्रोल बाहर आ जाएगा, गेट सीएस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरीके से आप 2D एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको कोई इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट कराना होता तो आप कैसे कर सकते थे, आप ऐसे लिख सकते थे, आप लिख सकते थे printf %d, ठीक है, a1 0। अगर a1 0 प्रिंट कराना था तो ऐसे करा सकते थे। ठीक है, ये काम भी आप कर सकते थे, तो इस तरीके से प्रिंट कर सकते थे। ये 2D एरे के बारे में, ठीक है, जो मुझे आपको बताना था वो मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से 1 डायमेंशनल एरे की बेसिक्स और 2D डायमेंशनल एरे की बेसिक्स एंड होती है।